हेलो स्टूडेंट्स, इंतजार का मैं आशुतोष अस्थाना। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना एडुटेक। वी आर एन एजुकेशन फार्मर। मैं आपका टीचर आशुतोष अस्थाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने सपनों के लिए जान लगा करके मेहनत कर रहे होंगे और उसे पूरा करेंगे। तो इस कड़ी में मैं आप लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं जो आपके आगे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, और साथ ही साथ उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान इंग्लिश को लेकर के, और मेरी टीम जो लगातार आप लोगों को हर क्षेत्र में असिस्ट कर रही है, और धीरे धीरे आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार देता हूं। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे, और मैं और मेरी टीम लगातार आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए आपको रास्ते दिखाती रहेगी, आपके रास्ते को बहुत मजबूत करती रहेगी और लगातार उसे साफ करती रहेगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं। तो इस कड़ी में आप सभी लोग को पता है कि मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में वर्ब पढ़ाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसी तरीके से आप अपने प्यार को बनाए रखिएगा। उसी कड़ी में मैंने आगे आप लोगों को वर्ब का आज दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहले वाली वीडियो में जो कि मैंने आप लोगों को वर्ब का मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके के टर्म्स मैंने आप लोगों को वहां पे क्लियर किए थे। लेकिन उसी के दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है, प्राइमरी वर्ब पढ़ना है और एक ऐसा वेरी सिचुएशन पढ़ना है। इस कड़ी में आप लोग हमारे साथ बने रहे, और मैं आप लोगों को आज दूसरा पार्ट सिखाने जा रहा हूं। यदि हमारे नए व्यूवर्स जो मेरे साथ अभी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी पहली वीडियो जो मैंने वर्ब के लिए बनाई है उसका पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि जब आप पार्ट 2 समझें तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। लेकिन अभी आप जब हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो स्विच करके फर्स्ट पे जाने से अच्छा सबसे पहले आप मेरे इस पार्ट को समझें। यह भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, और जितने भी बच्चे, जितने भी मेरे स्टूडेंट आगे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस की फील्ड का हो, एसएससी बैंकिंग की फील्ड का हो, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। और मैंने आपको बताया रखा है कि हम लोग 4 तरीके के सेशंस लेंगे। मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था कि हम लोग अल्टीमेट प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और वो भी चुटकियों में आप प्रश्न के साथ खेलेंगे। आपको पता है कि मेरे चैनल पे आना, मुझसे पढ़ना मतलब सिंसियर और डिसिप्लिन कैंडिडेट की मैं हमेशा आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, और आप सब इतने प्यार बनाए हुए हैं उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको आभार व्यक्त करता हूं। और अब इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ब। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरानी चीज़ें बता देता हूं जिसमें मैंने वर्ब किया। मैंने वर्ब को आपको 2 भागों में क्लासीफाई किया, और क्लासीफाई करने के बाद पहले वाले में मैंने आपको मेन वर्ब बताया, और दूसरे वाले में मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब बताया। फिर पहले वाले में मैंने आप लोगों को मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा। मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया। और जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिमार्क करते हुए बता दूं कि मैंने इसमें आप लोगों को कंपटीशन से जुड़ी हुई इतनी बारीकियों वाली बात मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। मैं आप लोगों से फिर से अपील करूंगा कि वहां पर जाएं और उस चीज़ों को कंप्लीट देखें, और सिर्फ वीडियो पे मत आश्रित रहें। अपनी नोट्स बनाएं, एक डिसिप्लिन कैंडिडेट की पहचान दें। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ एक कमेंट बॉक्स करना है। मैं पर्सनली आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और मैं आप लोगों को किसी भी माध्यम से, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या आपका यूट्यूब सेशन लेकर के मैं आप सभी लोगों के प्रश्न का आंसर आप लोगों तक पहुंचवा दूंगा। आप चैनल पर बने रहें और अपने प्रश्न लगातार हम लोगों से पूछते रहें। दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को प्राइमरी वर्ब के बारे में बताया। मैंने प्राइमरी वर्ब को 2 भागों में, ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने आपको 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा प्राइमरी वर्ब, और दूसरे नंबर पे मैंने आप लोग को कहा मॉडल वर्ब। आज हम लोगों को जो सेक्शन है पढ़ने का वो है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को आज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग को पढ़ना है। पहले आप सामान्य भाषा में समझ लें कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। तो आप ऐसे समझ लो, ऑक्सिलरी वर्ब ना आप प्राइमरी वर्ब को भी कहते हैं, मॉडल वर्ब को भी कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में टेंस को
ठीक है, सबसे पहले तो टेंस के बारे में बताएगा, दूसरे नंबर पे समय और काल को बताएगा, क्योंकि जब टेंस को बताएगा तो जाहिर सी बात है कि समय के और काल को बताएगा ही बताएगा, स्टेट ऑफ एक्शन को बताएगा ही बताएगा, टाइम को बताएगा ही बताएगा। साथ ही साथ आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर वह टाइम एंड टेंसेस को बता रहा है तो वह सब्जेक्ट की हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई भी प्राइमरी वर्ब होती है, कोई भी मॉडल वर्ब होती है, वो ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट की सहायता करने वाले, टाइम एंड टेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी भी वर्ब होती हैं उनको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्राइमरी वर्ब। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे प्राइमरी वर्ब और दूसरे नंबर पे बात करेंगे मॉडल वर्ब। तो अब हम लोग यहां से बात करेंगे प्राइमरी वर्ब की और मॉडल वर्ब्स की। पहले आप ये समझ जाइए कि प्राइमरी वर्ब्स क्या है, ये मॉडल वर्ब्स क्या है। ये प्राइमरी वर्ब में आप जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को क्या करती है, असिस्ट करती है, वो आपका प्राइमरी वर्ब हो जाती है। और मॉडल्स में कुछ अपने बेसिक और निश्चित वर्ब्स हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके की जितने भी आप लोगों को वर्ब देखने को मिलेगा ये आपका चला जाएगा मॉडल वर्ब्स। ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्रीमेंट करते हुए वर्ब जो है सब्जेक्ट को क्या करती है, असिस्ट करती है, और यह भी टाइम एंड टेंसेस को बताती है। ठीक है, या किसी भी स्टेट ऑफ एक्शन को बताती है, यह भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को असिस्ट करती है, और यह भी सेंटेंस में स्टेट ऑफ एक्शन को बताती है, स्टेट ऑफ एक्शन को बताती है, साथ ही साथ यह भी टाइम एंड टेंसेस को बताती है। राइट, तो अब हम एक चीज सीखेंगे, सबसे बारीकी वाली बात। पहले आप खुद समझिए कि आपने इससे पहले टाइम एंड टेंसेस पढ़ा हुआ था। टाइम एंड टेंसेस में आप लोगों ने इस चीज को बहुत ही बारीकी से सीखा था कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। उसमें प्रेजेंट के क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था, पास्ट के क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था, फ्यूचर के क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था। उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब शब्द से बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे डू, डज देखा था, इज, आर, एम, वाज, वर देखा था आपने, हैज, हैव, हैड देखा था, विल, शैल देखा था, विल हैव, शैल हैव देखा था। तो ये जितने भी आप इस तरीके की वर्ब देख रहे हैं जो कि आपको सब्जेक्ट को असिस्ट कर रही है, वो तो आपके टाइम एंड टेंस में एक स्पेशल किसी न किसी टेंस को पहचान देती है। राइट, अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं तो डू डज देख लेते हैं, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं तो इज, आर, एम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस चीज को लेकर के डिजाइंड है कि इज, आर, एम देखते ही हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ जाते हैं, डू डज देखते ही हम उसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाते हैं, वाज वर देखते ही हम उसे पास्ट समझ जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि वो जो टाइम एंड टेंसेस था एक्चुअल उसने इसी वर्ब्स में, इसी ऑक्सिलरी वर्ब के, इसी प्राइमरी वर्ब से क्लासिफिकेशन जो आपने अभी भी पढ़ा है, इसी से ही इसने असिस्ट कर इसी के ही डिपार्टमेंट से इन शब्दों को लेकर के यह टाइम एंड टेंस का एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। अभी मैं इस चीज को आप लोगों के सामने करके दिखाता हूं कि इज, आर, एम, वाज और वर की दुनिया कितनी आसान है और किस तरीके से ये टाइम एंड टेंस के पास जा करके टाइम एंड टेंस की एक अलग दुनिया को बना दिया। लेकिन याद रखिएगा कि वह भी इसका ही एक भाग था। अब आप लोगों के सामने मैं स्टार्ट करूंगा मेन क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी वर्ब की। अब पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूं कि प्राइमरी वर्ब को मैं समझाने वाला हूं कि ये वर्ब की दुनिया में प्राइमरी वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई। और मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि वह टाइम एंड टेंस में जाकर के मदद कर रही थी। मतलब जो जो जिसको यूज मिला उसने प्राइमरी वर्ब के पास से उस सेक्शंस को उठाया और अपनी एक इंडिविजुअल अपनी दुनिया बना दी, एक अपनी एक ग्रामर बना दी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप बहुत बेसिक सी चीज तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इज, आर और एम। और यार डेफिनेटली मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि इज, आर, एम, वाज, वर देखते ही आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म चलाता है। लेकिन आप इस चीज को समझिए, अगर मैंने लिख दिया आई एम अ बॉय, तब आपके मन में आ गया एम देखते ही क्या अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख सकते हैं? नहीं। आप जैसे देखिए आई एम गोइंग, अब देखिए इसी एम शब्द को आप कहां पे लेके गए, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, तो आपने इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कह दिया।
अब जैसे आप कहते हैं आई एम टू गो, मुझे जाना है। अब देखिए यहाँ पे एम के साथ आपने टू इन्फिनिटिव पढ़ लिया, समझते चलिएगा। मैं यही आपको बताने जा रहा था कि आपको अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर और अलग अलग सेंटेंस फ्रेम देखेंगे जिसमें आपको मदद मिल रही है इज, आर और एम से, और वह अलग अलग फ्रेम सेंटेंस अलग अलग तरीके के अर्थ रख रहा है। इसी चीज को हमें पढ़ना है प्राइमरी वर्ब में। अब इसमें देखिए, इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके टाइम एंड टेंस की दुनिया में चला गया और क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आप ये देखिए आई एम अ बॉय, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर निकला और ये सिंपल सेंटेंस चला गया किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप देखते रहिए। अभी मैं आप लोगों को आगे इस तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं जो ये अपने आप में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ग्रामर में यूज किया जाने लगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा किरदार है कि आप एक ही जगह पर इज, एम, आर के लिए इसके कितने भी यूजेस हैं वो पढ़ लेंगे, वॉज और वर के लिए क्या यूजेस है आप उसे पढ़ लेंगे। अब यहाँ से हम सीरियस नोट पर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपके फोकस का, आपके इंटेलिजेंस का पूर्ण परीक्षा लेने वाला हूं, इसलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी वर्ब को हम लोगों ने तीन भागों में बांट देना है। सबसे पहले टू डू में बांट देना है, फिर दूसरे नंबर पे टू हैव में बांट देना है, और फिर तीसरे नंबर पे टू बी में बांट देना है। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा, टू डू में, टू हैव में और टू बी में। अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन समझिए कि टू डू की दुनिया में डू आया, डज आया और डिड आया। ठीक है, टू हैव में हैज आया, हैव आया और हैड आया। ठीक है, तीसरे वाले में चले जाइए, इज आया, आर आया, एम आया। ठीक है, अभी आगे चल करके मैं कुछ चीजें यहाँ पे रिमार्क कराऊंगा, और एक चीज याद रखिएगा कि टू बी की ग्रामर में जब भी आप बात करेंगे टू बी की ग्रामर में, तो इज, आर, एम, वॉज और वर, मतलब वॉज और वर को भी जगह मिली तो मैं यहाँ पर अभी आगे स्पेशल केस में लिख दे रहा हूँ वॉज और वर। तो टू बी में आप किसको किसको पढ़ेंगे, इज, आर, एम, वॉज और वर को। टू हैव में किसको पढ़ेंगे, हैज को, हैव को और हैड को। अब आप इस क्लासिफिकेशन को देखकर इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे इज, आर, एम, वॉज और वर टू बी की ग्रामर में पढ़ रहे हैं, हैज, हैव, हैड में आप टू हैव को पढ़ रहे हैं, और डू, डज, डिड में आप टू डू की ग्रामर पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको इस क्लासिफिकेशन को समझते हुए जरा आप रीजनिंग के आधार पर, तार्किक बुद्धि पर को समझिएगा कि हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी दिखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो आपको सिर्फ ऐसे समझ जाना है कि आज आप उस दुनिया को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में अल्टीमेट है। एक बार इस पूरी सजगता के साथ अगर आपने इस चीज को पढ़ लिया तो उसके बाद आपके लिए इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगी। आपने थंबनेल पे पढ़ा ना, इंग्लिश आसान है विद आशुतोष अस्थाना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंग्लिश इतना आसान बना दूं कि आप क्वेश्चंस एग्जाम में देखते ही टिक करें, आंसर करें और सफल हो जाए, और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी सफलताओं को मुझसे शेयर करें। तो आगे चलते हैं। बस आपको ये समझ जाना है कि आज हम इस वेरियस में सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हैज के यूजेस कैसे कैसे हो सकता है, किस किस फ्रेम में हो सकता है, इसका प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है, किस किस फ्रेम में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग फ्रेम वाइज पढ़ेंगे। पहले नंबर पे टू डू, दूसरे नंबर पे टू हैव, तीसरे नंबर पे टू बी। लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले टू बी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज समवेयर वी आर वेरी फेमिलियर विद इज, आर, एम, वॉज एंड वर। ये आपको ये बहुत इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग टू हैव पर चलेंगे, फिर लास्ट में टू डू पर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और स्टार्ट करते हैं टू बी की ग्रामर। राइट, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टू बी की ग्रामर। तो देखो, एक चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं रिमार्क करा दे रहा हूं, इज, आर, एम, वॉज और
वर, मतलब जब भी कभी भी आपको यह शब्द सुनाई देगा टू बी, तो आपको समझ जाना है कि इन 5 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, टू बी मतलब इज, आर, एम, वॉज और वर। मेरी क्लास में बने रहने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं इतनी बार इस टर्म्स को यूज कर दूंगा जिससे कि आपको दोबारा पेन पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में यह सबसे ज्यादा डेप्थ मेमोरी पर जाकर के बस जाएगी। बस आपको फोकस होना है और बने रहना है। तो अब हम लोग सबसे पहला स्ट्रक्चर फ्रेम लेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट होगा प्लस टू बी होगा प्लस नाउन होगा। ठीक है, आप सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया आई, टू बी की जगह मैंने लिख दिया एम, नाउन की जगह मैंने लिख दिया आई एम अ बॉय। फिर देख लीजिए, मैंने लिख दिया ही इज अ, अब नाउन के रूप में आप कोई भी वर्ड लिख लीजिए, स्टूडेंट, शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज अ टीचर। राइट, तब आप क्या देख रहे हैं, अब यहीं पर आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है, सजग रही है। सब्जेक्ट टू बी noun, subject to be noun, subject to be noun, subject to be noun। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ये जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर के निकल गया आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जैसे आपने पढ़ा था ना इससे प्रीवियस वाले सेशन में। आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं टाइम एंड टेंसेस को। अब यहीं पर देखिए, मैंने आपको दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया, फ्रेम नंबर 2। अब फ्रेम नंबर 2 में चलिए, मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस मैंने लिखा टू बी। टू बी का नाम सुनते ही आप सब लोग के दिमाग में रिपीट होना चाहिए इज, आर, एम, वॉज और वर। तो सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्रोनाउन। क्या पढ़ लिया, प्रोनाउन। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट के लिए लिख लीजिए इट, टू बी लगाना है इज, प्रोनाउन के लिए लिख लीजिए मी। जनरली इसको इट, इज, आई भी कहा जाता है। ये नॉमिनेटिव तो यह भी नॉमिनेटिव, इसलिए सॉरी यह नॉमिनेटिव, यह ऑब्जेक्टिव, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यह भी सही है। यह नॉमिनेटिव, यह नॉमिनेटिव, यह सेंटेंस स्ट्रक्चर यह भी सही है। इस चीज को आगे चल करके मैं बताऊंगा कि नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से कैसे जस्टिफाइड होकर के सेंटेंस फ्रेम को बनाते हैं। ये आपकी एक अलग लेवल की ग्रामर है जिसको मैं प्रोनाउन पढ़ाते समय आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि सब्जेक्ट है, टू बी है और प्रोनाउन है। सब्जेक्ट है, टू बी है और प्रोनाउन है। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर वॉज वर के लिए बना लीजिए। आप कह सकते हैं इट वॉज मी, यह मैं था। सब्जेक्ट हुआ, टू बी हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो आपने दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट है प्लस टू बी है प्लस प्रोनाउन है। अब फ्रेम नंबर 3 पर चलिए, नोट करते चलिएगा बिना नोट्स बनाए। मैंने पहली वीडियो में कहा मेरी क्लास मतलब सिंसियर, मेरी क्लास मतलब सफलता। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है जिससे कि मेरी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर आपको सफल करा दे और मैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी सफलता को शेयर करें। ठीक है, अब फ्रेम नंबर्स नेक्स्ट में चलते हैं और मैं आप लोगों को फ्रेम बताने वाला हूँ सब्जेक्ट प्लस टू बी मतलब इज, आर, एम, वॉज और वर प्लस आप यहाँ पे लिख लीजिए एडजेक्टिव। ठीक है, शी इज asleep, कह सकते हैं she is a beauty, right? आप कह सकते हैं it was dark। क्या देख रहे हैं आप लोग, फिर से समझिए।
सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख करके समझ जाइए। अब सिर्फ आप ये देखते चलिए कि टू बी का सेंटेंस फ्रेम कितने तरीके से सेंटेंस फ्रेम को बनाता है। और आपको मैंने पहले बताया जो सेंटेंस फ्रेम जिस ग्रामर में जरूरत पड़ रही थी हम यहाँ से निकाले और ले जाकर वहाँ पे एक रूल बना दिए। तो आप जब यहाँ सारे फ्रेम को बड़ी ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये तो स्ट्रक्चर फ्रेम यहाँ का था और जो कि अभी अभी आगे आएगा। अभी हमने नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं और हम लोग नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं और जिसमें हम लोग करेंगे फ्रेम नंबर 4। कौन सा? फ्रेम नंबर 4। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो जगह इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन में तो आना ही आना है, साथ ही साथ आपके ये स्पोकन में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या सेंटेंस फ्रेम पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है, टू बी है, टू इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए, दिस वर्ड, दिस टर्म टू इन्फिनेटिव। आपको पता है कि मैंने आपको पहली क्लास में ही अपने अनाउंसमेंट कराया था क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। पढ़ना है तो बड़ी शिद्दत से। मैंने पहली वीडियो में आपको कहा था कि पढ़ाई इतनी ईमानदारी इतनी शिद्दत से कर दो कि पढ़ाई तुमसे थक करके पूछो कि मुझे छोड़ने का क्या लोगे, उसी दिन जो बनना चाहो बन जाओ। उसी शर्त के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आप लोग को कहा था 4 पॉइंट। सबसे पहले अल्टीमेट इंग्लिश जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इट विल हेल्प टू यू, राइट। लेकिन दूसरा पार्ट है आप लोगों का बेसिक टर्म्स, राइट, फंडामेंटल इंग्लिश। तो वो जो है ये चीज आज आपको समझ में आ रही है। अब आप देखिए कि आप एक कंपटीशन की चीज पढ़ रहे हैं, उसी में एक टर्म यूज हो गया टू इन्फिनेटिव। सपोज दैट अगर आपको टर्म्स नहीं पता है ये टू इन्फिनेटिव क्या होता है तो ये तो आपके लिए वही वाली बात हो जाएगी, क्राइंग इन वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। और ये तो कंफर्म है कि आप भैंस है नहीं और मुझे बीन बजानी आती नहीं है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। बीच बीच में जो मैं ये फ्रेजेस यूज कर रहा हूँ ना, आप लोगों को बड़ा अटेंटिवली सुनना है क्योंकि मैं पढ़ाते समय काम की बात वह जो आपके लिए प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने सीखा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जिसको आप मुहावरों के रूप में कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा क्राइंग इन वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस तरीके से आप लोगों को बीच बीच में मैं वर्ड पावर्स भी तैयार कराता रहूंगा। बस आपको ध्यान रखना है, सजग होना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठना है, पेन कॉपी के साथ बैठना है, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना है। मतलब यहाँ आना मतलब डिसिप्लिन और मैनर की मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ। मैं सिंसियर कैंडिडेट होने के नाते आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आना मतलब मुझको आपसे सफलता चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टू इन्फिनेटिव। मैं यहाँ पे बेसिक्स बता देता हूँ कि टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले जाना है टू, TO2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पे जो भी आप चाहें तो लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने टू इन्फिनेटिव मतलब क्या समझा? टू मतलब TO2 प्रीपोजिशंस लगाएंगे और इन्फिनेटिव का मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द फ्रेम ऑफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू टू इन्फिनेटिव। लेकिन आपको पता है कि मैं बेसिक का फंडामेंटल और वर्ब्स बेसिक ऑफ फंडामेंटल और बेसिक इंग्लिश की एक पर्टिकुलर क्लास पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैंने पहला लेसन पढ़ा दिए हैं। उसको भी मैं सीरीज में सेकंड लेसन में स्टार्ट करूंगा। जिसने उसे भी नहीं देखा है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर के बहुत केयरफुली वॉच करें जिससे कि आप पूरी ग्रामर जब पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी टर्म्स कभी भी प्रॉब्लम न क्रिएट करे। ओके, गुड, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का प्लस टू बी का प्लस टू इन्फिनेटिव का। जैसे एग्जांपल आई, टू बी के लिए ले लीजिए एम, टू बी के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, इज, आर, एम, वॉज और वर। तो आई एम, फिर आपको लगाना है टू इन्फिनेटिव, टू गो। इसका अर्थ क्या होगा? मुझे जाना है।
देखिए हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है, जैसे आप कहते हैं ना स्पोकन भाषा में, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है, मुझे इस साल अपनी नौकरी लेनी है ना, इस तरीके से मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट भेजना था, ऐसा करके आप बोलते हैं ना है, था, ना है। तो जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, इस तरीके का आपको लास्ट एंड ना है, ना था दिखाई दे, जैसे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, ऐसे करके जितने भी सेंटेंस, अब देखिए मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बोले, तो आप 10, 20, 50 ट्रांसलेशंस बनाइए। द मोर प्रैक्टिस यू डू, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे द मोर चांसेस यू गेट सिलेक्शन। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन भी पा जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि मैंने आपको कहा कि जो 10, 20, 50 ट्रांसलेशन मैंने आपको सिखाया है उसी पर आप ट्रांसलेशंस बनाइए और स्पोकन भाषा में वो आपको बहुत मदद करेंगे। आई एम टू गो, मुझे जाना है। ही इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट टू बी, टू इन्फिनिटिव, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या देखा? सब्जेक्ट हो गया, टू बी हो गया, और क्या हो गया है? लास्ट वाला बोलिए, रिकॉल करिए। सिर्फ मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा यार, जो मरेगा वही तो स्वर्ग जाएगा ना मेरे भाई। तो आपको पढ़ेंगे, आप जब काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे ना। तो आप यहाँ पे ही सब्जेक्ट देख लिए, टू बी देख लिए, आपने टू इन्फिनिटिव देख लिया, और इसका अर्थ हुआ ही इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसे प्रोजेक्ट को पूरा करना है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, यू आर टू सब्सक्राइब द चैनल, आपको मेरे से पढ़ना है, यू आर टू स्टडी विद मी। ठीक है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, वी आर टू कनेक्ट विद ईच अदर। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपकी इंग्लिश तो ग्रामर में अच्छी होगी ही होगी, स्पोकन में भी आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं और आप कितनी सजगता से अपने कंपटीशन को ले रहे हैं, अपने इंग्लिश को ले रहे हैं। तो अब आप आगे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप और ज़्यादा ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। एक दो मैं आप लोगों को पास्ट बना करके दिखा देता हूँ, जैसे यू वर टू कंप्लीट द टास्क, आपको टू बी करना था, आपको आपका टास्क कंप्लीट करना था, आपको क्लास में आना था, तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना था। तो इस तरीके के ट्रांसलेशंस आप कर लीजिएगा। मैंने आपको सेंटेंस फ्रेम ऊपर लिख दिया है। अब हम लोग मूव करते हैं फ्रेम नंबर नेक्स्ट पे, जो कि आपका है फ्रेम नंबर 6। अब फ्रेम नंबर 6 में हम सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, जो कि देयर से शुरू होता है। ठीक है, तो आप देयर ले लीजिएगा, टू बी ले लीजिएगा, प्लस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएगा, और सब्जेक्ट में आपको दोनों चीज मिल सकती है, नाउन भी मिल सकता है, प्रोनाउन भी मिल सकता है। ये बहुत आसान भी है, और ये सबसे ज़्यादा बार अपने क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से ही देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल केस में पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग विद हियर और देयर से ना, देयर या हियर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के लिए। देखिए ये भी यहाँ से ही लिया गया है। तो देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनके साथ टू बी लगा होगा और आगे सब्जेक्ट लगा होगा, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयर वर 3 persons। अब आप देखिए यहाँ पे देयर से शुरू कर लिए, यहाँ पे आपने टू बी लगा लिया, और यहाँ पे देखिए आपने सब्जेक्ट लिख लिया, राइट। अब इसी तरीके से आप कह सकते हैं देयर इज अ कैट। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देयर से शुरू होने वाला है सेंटेंस, यहाँ पे आपने इज एम आर मतलब वॉज वर के साथ टू बी देख लिया, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देख लिया। इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस और 2, 4, 10 अपने आप से बनाने की कोशिश करें। देयर आर 30, इसको स्पेलिंग में लिख लीजिएगा, 30 स्टूडेंट्स, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, टू भी आपने देख लिया, और यहाँ पे आपने सेंटेंस में क्या देखा? सब्जेक्ट देखा। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे ना
मैं आप लोगों से देयर के साथ जो प्रयोग आप लोग पढ़ रहे थे ना, अब यहीं पे मैं आप लोगों के साथ एक और बेहतर सी चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके कंपटीशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ वो स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि चीजों को आसान करना है। आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलना है कंपटीशन में, जो कि मैं एडवांस का नाम दे देता हूँ और इसे एक फ्रेम का भी नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। फ्रेम नंबर जो भी आप पढ़ रहे थे 6 के बाद 7 पढ़ लीजिए। आप देख रहे थे ना कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा था देयर, प्लस आप यहाँ पे लिख रहे थे टू बी, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे सब्जेक्ट, राइट। लेकिन कभी कभी ना इस सब्जेक्ट के साथ जो है आपको एडवर्बियल भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो एडवर्बियल कौन सा होगा, ये थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे मैंने कहा देयर आर, अभी एक सेंटेंस यहाँ लिखा था ना मैंने, उसी को मैं लिख देता हूँ 30, राइट। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए सेंटेंस वही है, देयर से शुरू हो रहा है, टू बी हो रहा है, देखिए सब्जेक्ट लेकिन यहां पर चला जा रहा है, राइट। अब एक चीज यहीं पर आपको एक नया रूल मिलता है, रूल कह लीजिए या आप यूजर्स कह लीजिए। आपको पता है कि चीजों को आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को उस लेवल पे ट्रेंड कर रहा हूँ। आप चीजों को देखिए ना ऐसे कि अगर देयर होता, टू बी होता और डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा होता, देयर इज अ कैट, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा होता, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके के फ्रेम में, जो अभी इससे पहले रूल पढ़े थे उसमें चला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी भी सब्जेक्ट को ना कोई एडजेक्टिव जो है असिस्ट करता, भाई एडजेक्टिव नहीं हो रहा है, आप खुद समझिए ना। 30 स्टूडेंट ये नाउन है, नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर डिजिट लिखी हुई है, मतलब एडजेक्टिव लिखा हुआ है। आपको पता है ना कि नाउन के बारे में कुछ भी बोलने वाले शब्द, नाउन के बारे में कुछ भी बोलोगे तो एडजेक्टिव नहीं होगा। आप लोग इस चीज को समझिए बड़ी ईमानदारी के साथ, और आप थोड़ा समय निकाल करके ना मेरी प्रीवियस वाली वीडियो वर्ब का सेक्शन या द बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश वाली वीडियो को जाइएगा, मिड ऑफ टर्म में या लास्ट के कुछ लाइंस में मिड ऑफ द वीडियो आप देखिएगा, या थोड़ा सा आप 1/3 वीडियो जब चला लेंगे ना, तो आपको वहां पर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया है। उस पार्ट ऑफ स्पीच में आप एक बार जाकर के खाली अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए ग्रामर कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि नाउन के साथ अगर कोई भी शब्द जुड़ा हुआ है जो नाउन के बारे में बोल रहा है तो वह एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसे क्या कहिएगा, एडवर्बियल एडजेक्टिव, राइट। जब कभी भी नाउन के साथ कोई कैरेक्टर दिख रहा है जो नाउन को बता रहा है, ठीक, चाहे वो डेफिनेट हो, इनडेफिनेट हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, इस तरीके से आप एडजेक्टिव में अलग अलग भाग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला कोई शब्द है और उसको भी बताने वाले कोई शब्द है। ये एडवर्बियल क्यों यूज किया गया है, एडवर्बियल क्यों यूज किया गया, चलिए आपका समय लेकर के थोड़ा सा आपको और डिफाइन करता हूँ कि आप स्मार्ट लोग हैं यार, आप चीजों को सीखिए। सबसे पहले नाउन है, नाउन के बारे में कोई भी बताएगा तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। अरे भाई एडजेक्टिव के बारे में भी अगर कोई बताने लग गया तो आप बताइए ना कि एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव इटसेल्फ अपने बारे में, एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो आपको क्या देखने को मिला, नाउन, तो यहाँ पे कोई नाउन था, इससे पहले उसके बारे में कोई बताया तो वो एडजेक्टिव था, उसको भी कोई बताया तो एडवर्बियल एडजेक्टिव। इसलिए मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कह दिया, एडवर्बियल एडजेक्टिव। भाई किसी चीज को टफ मत समझो, चीजों को जब आप शॉर्टकट से पढ़ने लगेंगे ना तो फिर आपको डेप्थ में नॉलेज तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या कॉम्प्लिकेटेड था, क्या मैं इसको टफ बताऊं कि एडवर्बियल एडजेक्टिव नाम का एक बहुत बड़ा, ये बेवकूफी क्यों, चीजों को सरल करो ना, कंपटीशन को सरल करोगे तब वो क्लियर होगी ना,
ठीक है। तो आपने क्या देखा कि नाउन, नाउन के बारे में कुछ भी बताओगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी बोलेगा, एडवर्बियल, तो एडवर्बियल एडजेक्टिव। तो आपने फ्रेम क्या देख लिया, फ्रेम में आपने देखा सबसे पहले देयर से शुरू होने वाले, फिर टू बी, फिर सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के साथ अगर कोई और शब्द लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है, या एडजेक्टिव के भी पहले कोई शब्द लिखा हुआ है जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो पूरा पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, एडवर्बियल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेम नंबर 7 में आप क्या पढ़ लेंगे, देयर प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उस वाले में देखिए आप यहाँ क्या पढ़े थे कि देयर प्लस ये सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया, देयर प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो मैंने यहाँ डिफाइन किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको क्या बता दिया, एडवर्बियल फ्रेज, एडवांस लेवल पे। तो मैं अब यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ ऑब्लिक लगा करके, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल एडजेक्टिव, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या पढ़ना है, एडवर्बियल एडजेक्टिव। क्योंकि यार एक चीज समझ जाओ, जितना डेप्थ में जाओगे मैं आपको उतना देर तक लेकर चला जाऊंगा, ठीक। अब कभी कभी यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ना कि देयर आर अ पर्सन सिटिंग वेरी क्लोज बिसाइड हिज फादर, वहां पे एक बच्चा है जो कि अपने पिता के बहुत क्लोज बैठा हुआ है। तो अब देखो देयर से शुरू हुआ, इज लगा हुआ है तो टू बी हो गया, उसके आगे सिटिंग व्यवस्था हो गई, उसके और आगे बैठा है, बहुत क्लोज बैठा है, तो वो उसके और नजदीक बैठा है। अब उसी में वो कह देते हैं वो बिल्कुल नजदीक में बैठा है। अब देखो यार, एक तो बैठा है तो वो वर्ब हो गया, बगल में बैठा है तो वो क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया, बिल्कुल बगल में बैठा है तो भाई इसको क्या कहोगे, तो फिर कह दो एडवर्बियल फ्रेज। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देयर प्लस टू बी प्लस एडवर्बियल एडजेक्टिव। क्यों एडवर्बियल एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, अब एडजेक्टिव शब्द क्यों बोल रहे हैं, जितना सीखोगे, जितना एनालिसिस करोगे, आप उतने मैच्योर होगे। यहाँ पे एडवर्बियल एडजेक्टिव ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और भाई एडवर्ब तो इतना तो कॉमन सेंस अगर आप कॉम्पिटिशन की दुनिया में है तो इतना तो आप रखते ही हैं कि एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता है ना। तो आपको क्या समझ में कि एडवर्बियल एडजेक्टिव कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है और वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है तो उससे पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्बियल होता है, इसलिए यहाँ पर एडवर्बियल एडजेक्टिव कहा गया है। आप तो समझ में आए, इसी तरह कनेक्ट करो यार, पसीना बहाओ मेरे भाई थोड़ा सा, ठीक है। आगे चले, मैंने क्या बताया सिखाया, सपने यहाँ पे बनाओ लेकिन पूरा यहाँ से करो ना, ईमानदार रहो बाबू, बेटा पढ़ो। तो आपने एक रूल नया सीख लिया। अब रूल नंबर हम लोग आते हैं, आप रूल नंबर या फ्रेम जिसको आप कह रहे हैं 8। अब हम लोग फ्रेम नंबर एक रूल पढ़ने वाले हैं, ये भी आप लोगों के लिए देखो लगता तो टफ है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं उसे बहुत आसान कर दूंगा। सब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे टू बी है, तो यार इसको बताने की जरूरत कहाँ है कि टू बी मतलब इज, आर, एम, वॉज और वन। ये तो आसान है, आप सब तो जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस, अब यहाँ पर आप आइए प्रीपोजिशन, माय डियर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन और प्लस आगे देखो मैं कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहा हूँ, राइट। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि इसमें डरने की कौन सी बात है कि यार प्रीपोजिशन प्लस आगे कॉम्प्लीमेंट। प्रीपोजिशन जा करके प्रीपोजिशन की बुक में पढ़ लो, थोड़े से तो शब्द होते हैं, वही प्रीपोजिशन है, घूम घूम के वही आते हैं, राइट। तो उस तरीके के प्रीपोजिशन इन हुआ, इनटू हुआ, ये सब चीज बेसिक चीजें है ना, ये सब चीजें अभी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके आगे के कॉम्प्लीमेंट है, हम लोग कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना सीख जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप लोग को समझना है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ रोक लिया है, मैंने आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिख दिया है, कॉम्प्लीमेंट। इसी को मैं आप लोगों को दो भाग में पढ़ाने वाला हूँ। देखो एक तो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक पॉसेसिव के रूप में काम करता है। अब आपको भी पता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैं अपना टाइम आप लोगों को 4 भाग में देने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, उस चीज को समझो बाबू। मैं कह रहा हूँ कि पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। तो भाई इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना मेरी बेसिक एंड फंडामेंटल की क्लास में, नहीं तो अगर आप बेसिक फंडामेंटल में नहीं जानेंगे कि हाउ द वर्ड इज परफॉर्मिंग एज एन एडजेक्टिव एंड possessive pronoun,
possessive adjective and possessive pronoun। तो भाई जब आप इस चीज को जानेंगे नहीं तो फिर आप कंपटीशन की बात को कैसे समझेंगे, राइट? लेकिन मैं आपका शॉर्ट टाइम लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर कहा है कि मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता। आप जाइए, अपना टाइम खर्च करिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, 6 महीने के भीतर आप सफलता लेकर जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी सफलता मुझसे शेयर करेंगे। लेकिन 6 महीना तो बिल्कुल भाई यहाँ से ऐसे पूरा पसीना बहाना पड़ेगा। एडजेक्टिव पर आते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे आप कहते हैं दिस इज माई पेन, तो आप यहाँ देखिए पेन है, पेन से पहले पॉसेसिव वर्ड लिखा हुआ है, मेरा, तेरा, उसका, उसकी। पढ़ते हैं ना आप पॉसेसिव केस में जाकर के प्रोनाउन के, अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो बेसिक और फंडामेंटल में मैंने पढ़ाया ही पढ़ाया है, साथ ही साथ मैंने केस भी पढ़ाया है। उस केस तो मैंने अल्टीमेट पढ़ाया है। आप जाइए और केस को एक बार पढ़ कर देखिए, आप सबसे बेहतर हो जाएंगे। आप वहां से केस को जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, केस की वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये पॉसेसिव केस है, नाउन के साथ लगा हुआ है, तो नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव बोल दो। अब कहता है दिस पेन इज माइन। अब देखो इस माइन, ये पॉसेसिव तो है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके आगे कोई नाउन नहीं लगा हुआ है तो इसको पॉसेसिव प्रोनाउन बोल दो। इसका मतलब एक चीज समझ जाओ ना कि पॉसेसिव वर्ड मिलेगा, जैसे आई का माई, वी का आवर या आर्स, राइट? ऐसे करके जा करके आप देख लीजिए ये जो पॉसेसिव वर्ड्स मिल रहे हैं, अगर इन पॉसेसिव वर्ड के साथ नाउन लिखा हुआ है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, नाउन को प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोलना मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसेसिव शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इस पॉसेसिव वर्ड के आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये इसको पॉसेसिव प्रोनाउन कह दो। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा प्लस टू बी पढ़ा प्लस प्रीपोजिशन पढ़ा, और एक जगह आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव के रूप में, एक जगह आप पढ़ेंगे पोसेसिव के रूप में। मैं दोनों को कंबाइन करके कुछ ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ और आप लोग उसको अंडरलाइन करके अपनी बुद्धि, अपनी विवेक लगाइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आप इसका आंसर खुद से बताएंगे कि कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव में लेके जाओगे और कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में लेके जाओगे, ठीक है? और फ्रेम तो आप याद कर लीजिएगा। मैंने कहा he is in good condition now। बताइए, आप इस चीज को सोचिए। मैंने आपको कहा this class is for you। बताइए, this class is for you, ऐसा नहीं क्या? this class is not designed for you। हाँ, चलो मजाक कर रहा था। this class is for you, यह क्लास आपके लिए है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, टू बी, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, राइट? आप कह सकते हैं I am quite well, राइट? अब आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। नेक्स्ट लेवल पे आप चीजों को देखिए, फ्रेम नंबर 9, उसको मैंने 2 भाग में बांटा है भाई, उसको आप लोग अपने हिसाब से नोट्स प्रॉपर बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट में यहाँ पे एट भी आ जाते हैं, देयर भी आ जाते हैं, प्लस टू बी ले लीजिए। टू बी में आपको पता है यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वर आ जाते हैं, प्लस आप ले लीजिए यहाँ पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कुछ यहाँ पर विशेष शब्द लेने पड़ेंगे, अभी मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ। प्लस आप यहाँ पे ले लीजिए नाउन, वो भी जिरेंड के साथ, राइट? जिरेंड का मतलब आप फिर देखिए यहाँ पे एक नया आपको वर्ड मिला जिरेंड, तो आपको घबराने की कौन सी बात है। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं बेसिक फंडामेंटल की क्लास में इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। बाकी अभी हम लोग यहाँ पर जिरेंड के रूप में इस चीज को समझ ले रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में लिख लीजिए इट, टू बी के रूप में लिख लीजिए इज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको इट इज सो नाइस। एडजेक्टिव के रूप में मैंने लिख दिया सो नाइस। अब इसके आगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप वहां पे लिख लीजिए इट इज सो नाइस वॉकिंग विद यू, राइट? वॉकिंग
विद यू, आप कह सकते हैं इट वॉज प्लीजेंट सरप्राइज। टू टॉक विद यू। अब देखिए थोड़ा सा स्पोकन में चला जाएगा ना, इसलिए सेंटेंस फ्रेम अलग अलग होता जाएगा, लेकिन जितना फ्रेम अलग अलग होगा उतना ही तो आप मैच्योर होंगे, उतना ही तो आपका रूल्स और बनता जाएगा, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आपने कहा इट इज सो नाइस वॉकिंग विद यू, इट इज सो नाइस, आपने क्या देखा, इट इज सो नाइस वॉकिंग विद यू, तो आप कहे तो एडजेक्टिव के फॉर्म में चला गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं इट वॉज, टू बी लगा दिए, प्लीजेंट सरप्राइज टू टॉक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक और नया आपको रूल पढ़ने को मिल गया है, टू प्लस नहीं, टू इन्फिनेटिव। आप यहाँ पे फिर आपको क्या मिल गया है, टू इन्फिनेटिव। तो इसके साथ आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और मिल गया कि आपको कभी कभी यहाँ पे दिखेगा सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा प्लस आपको टू इन्फिनेटिव मिल जाएगा। फिर आपका भी एक केस समझ में आ गया। एक और आपको यहाँ पर रूल मिल गया, तो आप इस फ्रेम को और एक बढ़ा लीजिए, फ्रेम नंबर 10। बस इसी तरीके से आप ना जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं इस तरीके के आप ट्रांसलेट करिए। स्पोकन में भी आपको बहुत आसानी हो जाती है, और ये आजकल सबसे ज़्यादा स्पोकन में ही यूज़ होता है। इट इज़ प्लीजेंट सरप्राइज, इट वॉज सो नाइस टू टॉक विद यू, इट वॉज सो नाइस टू हैविंग अ गुड डिनर विद यू। तो आप ऐसे कहते हैं इट वॉज वंडरफुल मूवमेंट ना, इट वॉज वंडरफुल मूवमेंट। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम बनते चले जाएंगे। और सेंटेंस फ्रेम में बस आपको इतना समझना है, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर आपको टू बी का फॉर्म देखना है, और इसके आगे जो भी चीज़ मिल जाएगी आप बना रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए एक नया रूल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप टू बी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालें। ठीक है, और कम से कम 50 से 100 ट्रांसलेशंस आप इस पे बनाएं। मैं जल्दी ही आप लोगों को इससे रिलेटेड जैसे ही मैं टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, तो मैं वर्ब का आप लोगों को टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, जिसको मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से दूंगा और आप उसे टेस्ट करेंगे, और वह जो टेस्ट होगा ना वो आपके टेलीग्राम चैनल पर होगा। ठीक है, तो 7992113333 जो कि आपका नंबर है। आपको पता है कि अस्थाना इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। अगर न्यू व्यूवर्स को नहीं पता है कि हमारा अस्थाना इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर पूरे भारत में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे कंपटीशन वाले बच्चों को लॉजिंग, कोचिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, ट्रेनिंग एक ही छत के नीचे देता है और आपको प्रिपेयर कराता है, आपको आपके टारगेट तक हैंड होल्डिंग करके लेकर जाता है। तो जिन न्यू व्यूवर्स को अगर ये इसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने एक अस्थाना इन हाउस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जा करके इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लें। ये जो कॉन्टैक्ट है ये यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप इस पर जरूर जुड़ जाइए। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर अपनी रिक्वेस्ट भेजकर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यहीं पर मैं आप लोगों को जितनी भी हमारी टीम काम करती है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाती है, यहाँ पर हम आपको यह सेंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपना समय दिए और प्रॉपर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप अपने लक्ष्य पर बने रहें। उसमें थोड़ा योगदान मेरा भी। मैं इसमें अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो कि आपके कंपटीशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और डिफेंस का एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, यह रूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे अच्छे से पढ़ाऊंगा, टाइम एंड टेंसेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं वर्ब की, तो मैं आप लोगों को सिर्फ उसी के आधार पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। बस आप चीजों को बड़ी सजगता के साथ देखें। आपने कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा होगा, इफ आई वर अ किंग, इसका अर्थ होता है काश मैं एक राजा होता। काश मैं एक राजा होता मतलब ये है नहीं, कहा जाता है ना इस तरीके से, इफ आई वर यंग अगेन, अगर मैं एक बार
फिर से जवान हो जाता, मतलब जवान है नहीं, मतलब होने वाला नहीं है। आप कहते हैं शी वर अ बर्ड, तो आप क्या देख रहे हैं, काश वह एक चिड़िया होती, मतलब वह चिड़िया नहीं हो सकती। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि एक इस तरीके के सेंटेंस जो कि कल्पनाओं में बात कर रहा है। वो होता है ना कि मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, काश मेरा एग्जाम निकल जाता, राइट ऐसा मैं आप लोगों से इस चीज के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ऐसा हो रहा है ना। आप मेजोरिटी देखिए बड़ी से बड़ी, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ, हार्ड वर्क करिए। काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक बार और जवान हो जाता, काश मैं एक चिड़िया होता। इस तरीके की कल्पनाओं के सेंटेंस है। तो काल्पनिक सेंटेंसेस में टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखता है, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है, राइट। लेकिन इसके साथ एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ और इफ। ये सेंटेंस किससे शुरुआत होता है, अब यहाँ पे आप फ्रेम लिख लें। सेंटेंस किसके साथ शुरुआत हो रहा है, इफ के साथ। प्लस क्या लिख रहा है, सब्जेक्ट, प्लस क्या लिख रहा है, टू बी, प्लस क्या लिख रहा है, नाउन या प्रोनाउन, मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में कह के निकल जाता हूँ, जिससे कि कुछ भी चीज यहाँ पे आपको दिख जाए। तो अब आप आसानी से समझिए ना, इसको आप क्या कह रहे हैं, इफ, आप इसको क्या कह रहे हैं, इफ सब्जेक्ट वर्ब अ वर्ड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। नीचे आप देख रहे हैं इफ आई वर अ किंग, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस आगे कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लेकर के एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आप और समझ लीजिए। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिखते हैं अपने कंपटीशन में। अगर आपको इफ से नहीं बनाना है तो आप कह सकते हैं इसी सेंटेंस फ्रेम को, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको आप बना सकते हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट में लिख देता हूं, बाकी आपको कुछ भी देखने को यहाँ मिल सकता है। बस इसी सेंटेंस को आप देखें, इफ शी वर अ बर्ड, तो आप कह देंगे वर शी अ बर्ड, राइट। आप कह देंगे वर शी अ बर्ड, मतलब इसी को उठा के पहले ले आएंगे और इफ को हटा देंगे। तो आप किसी भी सेंटेंस को बना लीजिए, जैसे उसने कहा इफ आई वर अ किंग, तो आपने इसी को बना लीजिए वर आई आ किंग, ठीक है। आप कह लीजिए शी वर अ बर्ड। अब अगर आपको इसको देखना है इफ के रूप में तो आप यहाँ इफ लगा लीजिए, इफ के रूप में नहीं बनाना है तो वर को बाहर निकाल लीजिए, वर शी आ बर्ड। तो अब आप यहाँ पर दो चीजों को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि आपको पहचानेंगे कैसे कि यह काश का अर्थ दे रहा है, ठीक। तो इसके लिए एक्सेप्शन याद रखिएगा कि यहाँ पे टू बी मैंने नहीं लिखा है। आप इस चीज को समझिएगा कि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो टू बी मैंने लिखा है ना, ये जो टू बी है, टू बी तो है ही है, जो भी आप यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे सब में टू बी लिखा हुआ है। लेकिन आप एक चीज बड़ा ईमानदारी समझिएगा, टू बी लिखा है लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसको समझिएगा। एक्सेप्शन देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, टू बी में इज, आर, एम, वॉज और ये जो वर्ब पढ़ते थे ना, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि इसमें इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वर्ब। तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि आई के साथ भी वर लगा हुआ है, तो जानते हैं सेंटेंस फ्रेम ये गलत होता है, तो इसका मतलब ये कल्पना की बात है, यही आपको पहचान है, ठीक। और या तो फिर आपको इफ से तो सेंटेंस शुरुआत ही होता है, आप इतना तो जानते ही हैं। तो आपको दो चीजें समझ जानी, काश के अर्थ में कैसे समझेंगे, या तो सेंटेंस इफ से शुरू होगा, राइट, इफ से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, और टू बी में क्या लिखा होगा, टू बी में अभी जा रहा है वॉज वर नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर की बात होगी, लेकिन वो भी तो टू बी हुआ ना, लेकिन टू बी में स्पेशल है सिर्फ और सिर्फ वर की बात, राइट, जिसको आप पास्ट में भी पढ़ेंगे वेरी सिचुएशन में, जो आपके कॉम्पिटिशन में सबसे हेल्प करती है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉम्पिटिशन में। लेकिन यहाँ पर क्या सीख पाए कि इफ से सेंटेंस शुरुआत होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आगे चल करके आपका
टू बी में सिर्फ और सिर्फ वर होगा और आगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ भी लिखा होगा और यह सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो कल्पना का होगा, ठीक है ना। तो काल्पनिक जितने भी सेंटेंस होंगे, और इसी का दूसरा फ्रेम मैंने आपको क्या बताया कि इफ यू डू नॉट वांट टू स्टार्ट विद इफ, यदि अगर आप उसे इफ से शुरुआत करना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद WERE वर्ब, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब पे WERE से आप स्टार्ट कर सकते हैं और सेंटेंस का फ्रेम काल्पनिक बना। रिमार्क सीखिए, रिमार्क सीखिए, मैंने वहां पे नहीं बताया था, क्योंकि हर चीज की एक लेवल होता है, हर चीज का एक समझ होता है। आप पहले से किसी चीज को समझने की कोशिश मत करिए, पूरा सुनिए, अंत में समझिए। मैंने आपको 2 कीवर्ड बताया ना, कि एक एक्सेप्शन बताया कि टू बी, पहले मैंने वहां टू बी लिखा जिससे कि आप बिल्कुल याद रखें इज आर एम वाज और वर, लेकिन अचानक से मैंने आप लोगों को कहा कि एक्सेप्शन याद करिए क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर होता है। फिर मैंने दूसरा रूल क्या सिखाया कि अगर आप इफ से शुरुआत करना चाहते हैं तब तो आपको सेंटेंस फ्रेम मिला हुआ है। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसी तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए आप वर्ड से भी स्टार्ट करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि कल्पनाओं से रिलेटेड आप जितने भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अब तक कल्पनाओं से रिलेटेड आपने जितना भी सेंटेंस पढ़ा है, उन सब के अंत में आपको एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ेगा। इसको मैं इतना बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं जिससे कि आपको जिंदगी भर याद रहे कि इफ आई वर अ किंग, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक। क्योंकि आप लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश नहीं। स्पोकन में थोड़ी ना आप बोलेंगे कि इफ आई वर अ किंग एक्सक्लेमेटरी वर्ड, इफ आई वर अ किंग एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। लेकिन लिखित परीक्षा में तो वो आपको भावनाओं को लिखित के रूप में देखना चाहता है ना, कि आप कितने काबिल हैं। तो इसलिए याद रखिएगा इफ आई वर अ किंग, लास्ट। आशुतोष अस्थाना थैंक यू करता हूँ अस्थाना एडुटेक की फैमिली की तरफ से आपके प्यार और आपके आभार का, क्योंकि वी आर एन एजुकेशन फार्मर। थैंक यू, साइनिंग आउट। अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। थैंक